फ्रेंड्स, आज से हम करंट अफेयर्स का एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये वीडियोज डेली न्यूज के आधार पर बनाई जाएंगी। आशा करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपके लिए करंट अफेयर्स कठिन होता है तो आप सिर्फ एक हफ्ते तक इस सीरीज को देखना, फिर आप पाएंगे कि हर एक मुद्दे को जो वर्तमान में चल रहे हैं आप परिभाषित करने में सक्षम हो पा रहे हैं। ऐसा मेरा दावा है। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स आपको सिर्फ प्रीलिम्स में ही सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है। करंट अफेयर्स आपको एसे राइटिंग और आंसर राइटिंग में भी सपोर्ट करता है। यानी करंट अफेयर्स आपको प्रीलिम्स में भी सपोर्ट करता है, एसे राइटिंग में भी सपोर्ट करता है और आंसर राइटिंग में भी सपोर्ट करता है। तो आप करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंस को समझ गए होंगे और आप करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान देंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर्स 12 अगस्त 2020 का है। पहला पॉइंट है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ये एक योजना है। कैसा योजना है? ऋण से संबंधित योजना है और यह अभी तक 1 लाख लोगों को ऋण दे चुका है। 1 लाख लोगों का ऋण मंजूर कर चुका है। और इसमें प्रोविज़न क्या है? अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं, 1 साल के लिए अगर आप 10,000 रुपये लेते हैं तो आपको कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ेगा, आपको कोई भी जमानत नहीं देनी पड़ेगी। तो ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से संबंधित है, जिसमें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या है? यह एक ऋण योजना है। इसमें अभी तक 1 लाख लोगों को ऋण मंजूर कर दिया गया है। और अगर आप 1 साल के लिए 10,000 रुपये लेते हैं तो आपको कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ेगा, यानी नो कोलेटरल, यानी कोई जमानत नहीं देनी पड़ेगी। तो ये था प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो ऋण योजना है। तो इसे आप याद रख कर सकते हैं। और दूसरा है श्रीलंका में महिंद्रा राजपक्षे पीएम बने। श्रीलंका के न्यू प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। थर्ड पॉइंट है 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसे किसने शुरू किया था? यूएनए ने, यूनाइटेड नेशन असेंबली ने शुरू किया था। और कब शुरू किया था? 1999 में इसे शुरू किया था। चौथा पॉइंट है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि मंत्री, इंडिया के कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं। और इन्होंने क्या किया है? कृषि मेघ ऐप का लॉन्च किया है। कृषि मेघ ऐप एक लॉन्च किया है। यह क्या है? यह डेटा रिकवरी सेंटर है। कृषि मेघ लॉन्च किया है और यह क्या है? डेटा रिकवरी सेंटर है, जहाँ पे डेटा रिकवरी होते हैं। और इसे नरेंद्र सिंह तोमर ने ही कहा है कि यह एक डिजिटल कृषि की ओर एक कदम है, जो नरेंद्र मोदी का मोटो है, डिजिटल कृषि। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने एक कृषि मेघ पोर्टल का लॉन्च किया है जो डेटा रिकवरी सेंटर है। पांचवा पॉइंट है केंद्र गृह मंत्री पदक। पांचवा पॉइंट है केंद्र गृह मंत्री पदक पुलिसों को दिया जाता है। केंद्र गृह मंत्री पदक किसको दिया जाता है? पुलिसों को दिया जाता है। केंद्र गृह मंत्री पदक किसको दिया जाता है? पुलिसों को दिया जाता है। और किस लिए दिया जाता है? अपराध में उत्कृष्ट अन्वेषण के लिए दिया जाता है। जो पुलिस अपराध किया रहता है उसमें अन्वेषण करते हैं, उत्कृष्ट अन्वेषण करते हैं, उनको दिया जाता है। तो केंद्र गृह मंत्री पदक पुलिसों को दिया जाता है। और किस लिए दिया जाता है? उत्कृष्ट अन्वेषण के लिए दिया जाता है। और यह कब से शुरू हुआ है? ये मेन पॉइंट है, 2018 से शुरू हुआ है। तो केंद्र गृह मंत्री पदक पुलिसों को दिया जाता है, उत्कृष्ट अन्वेषण के लिए दिया जाता है। और कब से शुरू हुआ है? 2018 से शुरू हुआ है। छठवां पॉइंट है यूएसए में उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार कमला हैरिस हैं, जो इंडियन मूल की हैं। और इन्हें उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार किस दल ने बनाया है? डेमोक्रेटिक दल ने। अमेरिका में डेमोक्रेटिक दल और रिपब्लिकन दल 2 दल हैं।
तो वर्तमान में डेमोक्रेटिक दल सत्तारूढ़ है, तो इसने डेमोक्रेटिक दल ने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है और यह पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका में। तो ये था। तो हमने अभी क्या क्या देखा, ऋण योजना। कौन सा ऋण योजना देखा? पहला है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इसमें अभी तक 1 लाख लोगों को ऋण मंजूर कर दिया गया है। अगर आप 1 साल के लिए इसमें सुविधा क्या दिया गया है, अगर आप 1 साल के लिए ऋण लेते हैं और 1 साल के लिए अगर आप इसमें 1 साल के लिए 10,000 का ऋण दिया जाता है और बिना किसी जमानत के, बिना किसी कोलेटरल के। इसमें 1 साल के लिए 10,000 का ऋण दिया जाता है और वो भी बिना किसी जमानत के, बिना कोलेटरल के। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। दूसरा पॉइंट है श्रीलंका। श्रीलंका के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपक्षे बने हैं। तो ये श्रीलंका के न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं। और हमने पढ़ा 12 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसे किसने शुरू किया है? यूएनए ने शुरू किया है। कब शुरू किया था? 1999 में शुरू किया था। चौथा है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने कृषि मेघ पोर्टल का शुभारंभ किया है और इसे डिजिटल कृषि की ओर एक कदम माना है। 5वां पॉइंट है केंद्र गृह मंत्री पदक। केंद्र गृह मंत्री पदक किसको दिया जाता है? पुलिसों को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? उत्कृष्ट अन्वेषण के लिए। और कब से शुरू हुआ है? 2018 से शुरू हुआ है। 6वां पॉइंट है यूएसए में उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार कमला हैरिस हैं। उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार कमला हैरिस हैं जो इंडियन मूल की हैं और डेमोक्रेटिक दल से इन्हें उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है और ये अमेरिका में पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सातवां है 1956 हिंदू उत्तराधिकार कानून। ये 7वां नया हेडिंग है। 7वां पॉइंट है 1956 हिंदू उत्तराधिकार कानून। 1956 हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार क्या था? इसके अनुसार था बेटियों को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। 1956 हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार क्या था? बेटियों को पिता की संपत्ति में कोई उत्तराधिकार नहीं था। लेकिन इसे 1956 हिंदू उत्तराधिकार को 2005 में संशोधन किया गया। इसमें संशोधन किया गया। फिर यह कहा गया कि यदि पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हुई है तो बेटी को पिता की संपत्ति नहीं मिलेगी। इसमें 2005 में संशोधन किया गया। अगर पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले हुई है तो बेटी को कोई संपत्ति नहीं मिलेगी। अगर पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के बाद होता है तो बेटी को भी बेटे के बराबर संपत्ति मिलेगा। अगर पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के बाद होता है तो बेटी को भी बेटे के बराबर संपत्ति मिलेगा। तो ये 2005 के अनुसार किया गया था। इसमें बेटी को भी संपत्ति मिलता है। कहाँ से? पिता की संपत्ति से, उत्तराधिकार के रूप में। लेकिन इसमें एक पेच लगा दिया गया था, अगर 9 सितंबर 2005 के पहले अगर पिता की मृत्यु हो गई है तो बेटी को कोई संपत्ति नहीं मिलेगा। इसका यही पेच था। क्या था इसमें? शर्त थी कि 9 सितंबर 2005 के बाद ही पिता की मृत्यु हो, तभी उसके संपत्ति को बेटा और बेटी में बराबर रूप से बांटा जाएगा, अन्यथा नहीं बांटा जाएगा। अगर 9 सितंबर 2005 से पहले हो जाता है मृत्यु पिता की तो उसमें से बेटी को संपत्ति नहीं मिलता है। तो ये किस के तहत किया गया था? 2005 में जो संशोधन किया गया था 1956 हिंदू उत्तराधिकार कानून का, इसके अंतर्गत किया गया था। लेकिन फिर कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि 2020 12 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि 2005 का संशोधन अमान्य है। पिता की मृत्यु 2005 के पहले भी हुआ हो या बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
बेटी संपत्ति की उत्तराधिकारी होगी। इसने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या आदेश दिया कि पिता की मृत्यु चाहे 2005 से पहले हो या 2005 के बाद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जब हो, लेकिन बेटी को संपत्ति में उत्तराधिकारी होगी। बेटी संपत्ति में उत्तराधिकारी होगी, यानी पिता के संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों समान रूप से उत्तराधिकारी होंगे। बेटा और बेटी दोनों समान रूप से उत्तराधिकारी होंगे, मतलब कि कोई शर्त नहीं होगा 2005 के पहले मृत्यु हुई है या 2005 के बाद हुई है, ये इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो ये था 1956 हिंदू उत्तराधिकार कानून, जिसमें इसके 1956 हिंदू उत्तराधिकार कानून के अंतर्गत बेटियों को पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था, लेकिन 2005 में दिया गया, लेकिन एक शर्त रखा गया कि पिता की मृत्यु अगर 2005 से पहले हो जाती है तो बेटी को कोई उत्तराधिकार नहीं माना जाएगा। अगर 2005 के बाद पिता की मृत्यु होती है तब बेटी को संपत्ति मिलेगी, पिता की संपत्ति से तब बेटी का भी अधिकार होगा। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को क्या किया, इसे अमान्य घोषित कर दिया इस संशोधन को, और कहा कि पिता की मृत्यु चाहे जब हो, 2005 के पहले हो या 2005 के बाद हो, बेटी को संपत्ति में समान उत्तराधिकार माना जाएगा बेटे के बराबर। चलिए चलते हैं दूसरे पेज पर। आज के महत्वपूर्ण पॉइंट जो पीछे हमने देखा वही थे। ये है आरोग्य सेतु। 8वां पॉइंट है आरोग्य सेतु। यह फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। इसको फर्स्ट प्लेस किसमें मिला है? इसको मिला है इसने क्योंकि आरोग्य सेतु को ये कोरोना के संबंधित है ऐप है, कोरोना के इलाज के लिए संबंधित ऐप है। इसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, कोरोना से संबंधित ऐप को वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया है, इसलिए इसे फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड मिला है, इसे फर्स्ट रैंक मिला है वर्ल्ड में। फिर इसके बाद 9वां पॉइंट है पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान। तो इसे पीएम मोदी 13 तारीख को लॉन्च करने वाले हैं। ये एक वेब ऐप है, वेब पोर्टल है, पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान। ये उससे संबंधित है, प्रत्यक्ष कर से संबंधित है, प्रत्यक्ष कर में सुधार से संबंधित है, पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान। और 10वां है जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र, यह पॉइंट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये सब आपको पता होना चाहिए भारत में स्वास्थ्य से संबंधित क्या हो रहे हैं। तो यह एक जन औषधि केंद्र है जो भारत में कई हिस्सों में खोले जा रहे हैं कोरोना के पीरियड में। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि यह जेनरिक दवाइयों का वितरण करता है। जेनरिक मतलब सही दवाइयों का वितरण करता है। जेनरिक से मतलब ये होता है सही भी रहे, सब कुछ रहे, सस्ता भी रहे, का वितरण करता है जन औषधि केंद्र। हाल में इसे जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहे हैं, लगभग 100-150 बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर में। तो ये जन औषधि केंद्र हम इससे संबंधित कर सकते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित इसे कर सकते हैं। और इसे हम जन औषधि केंद्र के बारे में और यहाँ पर कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं है, हम फिर इसको कभी देखेंगे। तो हमने अभी इसमें आरोग्य सेतु, पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान और जन औषधि केंद्र के बारे में जाना। महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो हमने अभी इसके पहले देखे 1 से लेकर 7 तक। इसको केवल हम एक ज्ञान के रूप में ही देख सकते हैं। आरोग्य सेतु फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। आरोग्य सेतु कोरोना से संबंधित है। पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान या प्रत्यक्ष कर में सुधार से संबंधित है, जिसे 13 तारीख को नरेंद्र मोदी जी इसे लॉन्च करेंगे। ये एक वेब पोर्टल है। जन औषधि केंद्र, यह एक, इसे हम स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या किया जा रहा है, तो जन औषधि केंद्र है ये, इसको हम देख सकते हैं। इसका काम है जेनरिक दवाइयों का वितरण करना, तो फ्रेंड्स आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे 13 तारीख के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।